नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में गोवर्धन पूजन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिलकेश्वर गौशाला में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गौवंश की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारे पर्यावरण, संस्कृति और कृषि परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने सभी से गौ संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री नमो उद्यान उज्जैन में आयोजित एक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि उज्जैन आज प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में देश भर में पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति और धर्म के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उज्जैन में पूजा अर्चना की है और तिलकेश्वर गौशाला में उन्होंने पूजा अर्चना करी। गोवर्धन पर्व पर गौ सेवा का उन्होंने संदेश दिया है। सीएम मोहन यादव ने नमो उद्यान पहुंचे हैं। गौ संरक्षण पर सीएम मोहन यादव का आह्वान देखने को मिला है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की है। भव्य तरीके से बता दें कि उनका स्वागत किया गया इस कार्यक्रम में, जहां उन्होंने गौ संरक्षण का संदेश दिया है। और इसके साथ ही बता दें कि गोवर्धन पर्व पे उन्होंने पूजा अर्चना और कितना सुखद संयोग है। दीपावली के दूसरे दिन गौ माता की पूजा के साथ हमारा पूरा मंच और आप सब जोरदार अभिनंदन करें। आज के दिन पुलिस स्मृति दिवस भी है, पुलिस की शौर्य दिवस भी है और मुझे 9:30 तक हर हालत में भोपाल पहुंचना है और 8:30 अभी बज चुके हैं। इसलिए लेकिन हमने कहा कि गोवर्धन पूजा का तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए अतीत के काल से इस पृथ्वी पे जब से मनुष्य की सभ्यता का शुरुआत हुई तब से हमारा परस्पर किसी पशुवंश से, किसी भी गौमाता से जब हमारा संबंध आया तो हमारी मां के बाद एक मां से और संबंध आया, वो है गौ माता। और ये एक ऐसी गोवंश की परंपरा केवल भारत में है कि जिनके आधार पर हमने अपना प्रकृति से संबंध जोड़ा है। हम सब जब हम कहते हैं कि सब जीव बराबर है तो बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और इसीलिए गौ माता की विशेषता कैसी, वो अपने बच्चे का भी ध्यान रखती और हम सब का भी ध्यान रखती। ये परमात्मा ने उसको विशेष गुण दिया, ये और किसी में नहीं है। और न केवल अपने वंश की ध्यान रखना बल्कि हमारी खेती पे भी, खेती माता के लिए भी जरूरी। सारे पोषक तत्व गोवर्धन से ही आते हैं। ऐसे में जब हमारी वो प्राचीन परंपरा का रिश्ता बनाने की बात आती तो भगवान कृष्ण को कोई नाम से बुलाओ मत बुलाओ, उनको द्वारकाधीश मत बोलो, राधे कृष्ण मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल कृष्ण की जय बोलते हो वो आनंद में डूब जाते। जीवन भर जिस नाम को सदैव अपने दिल में बसाए रखा वो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारा अतीत का वो गौरवशाली पक्ष है जिसके भरोसे से सदैव हमारी शाकाहार की धारा भी दुनिया में अपने बड़े से बड़े तमाम प्रकार के बदलाव में भी, यहाँ की शाकाहार की परंपरा में बदलाव लाने में भी केवल लोग प्रोटीन ढूंढते हैं मांसाहारी होने में गौरव महसूस करते हैं। लेकिन हमने अपने कई सारे इतिहास के ऐसे उदाहरण हैं बड़े से बड़े खिलाड़ियों के लिए। हमारा उदाहरण के लिए एक चर्चित नाम फिल्म का जो बाद में हनुमान बन करके भी फिल्मों में दिखाई दिए, वो दारा सिंह के जमाने से दारा सिंह रंधावा हो, बाद में उनके पहले वाले हो, बाद वाले हो, ये चंदगीराम से लगा करके सारे पहलवानों ने अपने पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया। तो केवल दूध के गोवंश माता का जो आनंद लिया है, दूध दही घी, उसका जो आनंद, और घी को पचाने के लिए आज भी हमारे लिए दुनिया के अंदर
भारत का और बाकी देशों की प्रगति ढूंढना हो तो केवल यहीं से मालूम पड़ जाएगी कि भारत के लोग की उन्नत अवस्था एक एक उनके अपने खाद्य पदार्थ से भी दिखाई देती है। हम प्रोटीन दाल के साथ घी डालकर आनंद लेते हैं, लेकिन दुनिया में दाल को ढूंढने में भी बड़ी कठिनाई आती है और घी तो बना ही नहीं, वो मक्खन तक ही टिक गए, मक्खन से आगे उनको मालूम ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद में तो घी से इलाज है, लेकिन दुनिया में वो मक्खन रख करके रोटी पे लगवा करके खत्म कर देते। उनको ये मालूम ही नहीं कि मक्खन गर्म करो तो घी भी बनता है। ये एक अलग दुनिया है। लेकिन हम तो आज गौमाता के लिए पूरे त्योहार मनाने के लिए जब से हमारी सरकार बनी, सरकार के आधार पर शासन की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, सबकी कल्याणकारी योजना लागू कराने का शासन का उत्तरदायित्व होता है। लेकिन शासन के उत्तरदायित्व में एक महत्व की बात यह भी है कि समाज जो त्योहार मनाता है, समाज जिनके माध्यम से कोई संदेश देता है, उन संदेश को सरकार के आधार पर भी अंगीकार करने की आवश्यकता है। सरकार समाज के साथ लेकर के सह अस्तित्व की भावना का प्रकटीकरण भी करे, और ये उसी का सिलसिला है कि हम जब समाज धूमधाम से दशहरे पे शस्त्र पूजन करके, हमारे तो देवी देवता बगैर शस्त्र के अधूरे हैं। हर देवी देवता की अपने एक अस्त्र और उसकी अपनी वाहन की पहचान है। ऐसे में हमारे दशहरा भी आनंद से मनना चाहिए, और सच्चे अर्थों में दिवाली भगवान माता की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन माता प्रसन्न कब आओ, जब गौ माता की पूजा करोगे, गोवर्धन की पूजा करोगे। सच्ची दिवाली तो गोवर्धन से मनती है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी महालक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए खेती किसानी भी अच्छी रहे, गोवंश भी अच्छा रहे। और अब तो जब आज बदलते दौर में हम देखते हैं कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बहुत अच्छा है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में अभी दूध की उत्पादन क्षमता और बढ़ा सकते हैं। जब दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने जाएंगे तो देश के अंदर हमारा दूध का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का 9% है। तो 9% से हमने लक्ष्य तय किया है, इसको 20% तक ले जाएंगे। जब 20% ले जाएंगे तो हमको घर घर गोवर्धन पूजा करना पड़ेगी, घर घर गोपाल खड़ा करना पड़ेंगे, और गौ माता के लिए भी गौशालाएं बनाना पड़ेगी। गौशाला में वो सारे प्रबंध करना है जिनके भरोसे से हमारी खेती किसानी भी अच्छी हो और गोवंश भी बचे। ये हमारे और एक तरह से हजारों साल की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। इसलिए गौ माता के लिए प्रति गौ माता गौशालाओं में हमने अनुदान की राशि भी 20 से बढ़ाकर 40 रुपया प्रति गौ माता करने का निर्णय किया। और हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर कोई गौ माता की, गोवंश की कोई उनकी हत्या करे वो तो संभव ही नहीं, लेकिन उनको कोई परेशान भी करेगा तो उनकी जगह खुले में नहीं हो सकती, उनकी जगह जेल ही हो सकती है। किसी को छोड़ने वाले नहीं हमारे राज्य के अंदर। इसी प्रकार से खेती किसानी को बढ़ावा देते हुए, खेती किसानी को लगातार योजनाओं के आधार पर बढ़ाते हुए हमने प्रयास किया कि हमारे अपने राज्य के अंदर खेती के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करें। इसलिए इरिगेशन का सिस्टम भी बढ़ाते हुए हमने विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन जुब बेतवा, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करें, जिनके माध्यम से यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने वो नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत करी। और ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना थी, उनका भी स्मरण करें, उनका भी जोरदार अभिनंदन करें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके माध्यम से हमारा बुंदेलखंड का पूरा इलाका और उसके साथ साथ बुंदेलखंड के अलावा मालवा, चंबल, इसका पार्वती, काली सिंध हमारी नदी जोड़ा योजना के आधार पर ये मालवा और चंबल का पूरा इलाका इस तरह से जुड़ेगा। वो ताप्ती मैया के माध्यम से हमारा पूरा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका जो निमाड़ तक पानी पहुंचाएगा। तो अर्थात पानी पर्याप्त देंगे। अब सोलर योजना के माध्यम से भी बिजली भी हम किसानों को एक तरह से फ्री देने वाले हैं। केवल पहले 40% सोलर पंप के लिए किसान को देना पड़ता था, 60% सरकार देती थी, लेकिन अब हमने तय कर दिया 60% भी जरूरत नहीं है, 40% भी नहीं, 90% पूरा अनुदान सरकार देगी। केवल 10% हमारे किसान भाई बहनों के माध्यम से जो खेती किसानी करना चाहता है वो अपनी बिजली खुद बनाए। ये सूर्यनारायण देवता की वर्षों से हम पूजा करते हैं, इनकी ऊर्जा बिखेरते हैं, तो इनके भरोसे से हमारे लिए न केवल खेतों में बिजली भी मिले बल्कि हमारा मकान वहां हो, कोई छोटा मोटा काम धंधा हो तो सोलर एनर्जी से हम वो भी कर लें और बिजली का पूरा बिल भी हमारा परिवार ही अपने आप माफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और काम करने की जरूरत भी, जिसमें हम लगातार चल रहे हैं। मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं कि अब हमने गौशालाएं पंचायत चलाए, गौशालाएं समाज भी चलाए। तो जो घर घर गोपाल बनना चाहते हैं, जो दूध उत्पादन करना चाहते हैं, ऐसे में 25 गाय माता से ज्यादा का जो अपना प्रोजेक्ट लाता है उसमें 40 लाख का प्रोजेक्ट बनेगा, 10 लाख सरकार मिलाएगी, 30 लाख केवल उसको देना है।
ये हमारे अपने राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जिनको दूध उत्पादन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाना, हम उनको भी जोड़ना चाहते हैं। यहाँ किसान भाई बहनों के साथ व्यापारी बंधु भी बैठे हैं, मैं व्यापारी बंधु का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसलिए फूड पार्क के माध्यम से सभी किसानों के साथ साथ किसान को प्रॉपर उपज का दाम दिलाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका है हमारे व्यापारियों की, व्यापारियों को बधाई देना चाहता हूं। जितने भी कृषि उपज मंडी का काम करने वाले व्यापारी गण हैं, आपके माध्यम से हमारा खेत खलियान आनंद में डूबता है। आप सबको भी बधाई देता हूं और आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। व्यापारियों के साथ मुझे तो इच्छा थी कि मंडी के कार्यक्रम में आऊं, लेकिन यहां के बजाय मैं कहीं और भी मिलूंगा, लेकिन आप सबसे भी संबंध है। तो सच में हमारी अब दिवाली के बाद जो मंडी खुलती है, व्यापारियों की अपनी व्यवसाय चालू होता है, उसका सम्मान करना ये हमारा काम है, उसकी ध्यान रखना हमारा काम है। इसलिए हमने पहली बार अभी देश के अंदर भावांतर योजना जोड़ी है। साफ सुथरा किसान माल लाए, व्यापारी सब अपना माल बेचे, व्यापार मंडी से होना चाहिए। इस पद्धति को पुनर्जीवित करने की भावांतर योजना है। ये सच में किसानों और व्यापारियों के बीच सेतु बनाकर परस्पर स्नेह का भाव बनना चाहिए। हमारा आपस में व्यापारी आनंद में रहेगा तो किसान अपने आप आनंद में रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें ये दोनों वर्ग के बेहतरी के लिए। कई सारे लोग षड्यंत्र करते, कई सारी झूठी बातें फैला देते हैं। उन सारी झूठी बातों का कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ये सारे लोग भ्रमित करते हैं, जिनके आधार पर सरकार की लोक हितैषी कल्याणकारी योजनाओं में कंफ्यूजन डालना जान करके। लेकिन हमने किसानों के लिए भी कल्याण की बात करी, व्यापारियों के लिए भी कल्याण की बात करी, और व्यापारियों के माध्यम से मंडी का मान जो बढ़ता है तो किसान का सम्मान तो अपने आप बढ़ता है। हमारी ये परंपरा है। इसलिए हमने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग इकाई के माध्यम से जो हमारी फसल का उत्पादन होता है, फसल के उत्पादन के बलबूते पर न केवल हमारे गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, हमने तो इस साल एमएसपी पे व्यापारियों के माध्यम से भी इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोदो कुटकी की भी एमएसपी पे खरीदी प्रारंभ की है। आदिवासी अंचल के अंदर में भी कोदो कुटकी की खरीदना चाहिए, श्री अन्न को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए बाबा महाकाल के प्रांगण में कल पहली बार बेसन के लड्डू तो मिलते ही थे आनंद के साथ, हमने कहा श्री अन्न के लड्डू भी मिलना चाहिए। ये भी शुरुआत की है बाबा महाकाल महाराज की। ये आप ही की फसल के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और हमारी प्राचीन परंपरा श्री अन्न जिसको मिलेट्स बोलते हैं, वो सब हमारे भारत में तो होते ही हैं, जिसके सुपाच्य उत्पादन देने वाले हमारे किसान भाई बहनों के साथ व्यापारी भी अपना व्यापार करते करते किसानों की फसल बेहतर करते हुए वो सोयाबीन के पहले इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला था कि सोयाबीन के तेल को बनाने की, सोयाबीन की प्रोसेसिंग करने को लगभग लंबे समय तक इसकी नेगेटिव लिस्ट होने के कारण से इसके कारखाने बंद हो गए थे। हमने एक निर्णय लिया है, सोयाबीन को भी नेगेटिव लिस्ट से बाहर ला करके व्यापारी उसमें और अच्छे से व्यापार करें, किसानों को सही दाम मिले, सोयाबीन का भाव मिले। इसलिए हमने उसको नेगेटिव लिस्ट से बाहर लाते हुए भावांतर योजना भी चालू की। भावांतर में आपसे भी बेहतर अच्छा कौन जानता है, आज पूरे दुनिया का मार्केट आजकल छोटे से सोशल मीडिया पे आ जाता है। इसलिए बदलते दौर में सोयाबीन का उत्पादन भी देश भर में, दुनिया भर में थोड़ा अपने लिए मध्य प्रदेश और भारत के लिए अनुकूल हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं बनता है तो मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में होने वाले उत्पादन के आधार पर किसानों को सही दाम मिले, और किसानों का दाम जो आप बेहतर से बेहतर मंडी में करेंगे, उसके बाद भावांतर की राशि जो बचेगी वो मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आपके माध्यम से पहुंचाएगी, ताकि हमारा किसान भी अपना उत्पादन सही से बेचे, व्यापार भी व्यापारी ढंग से करे और व्यापारी का मान सम्मान सही ढंग से रहे। ये हमारी जवाबदारी है। हमारा प्रयास है कि हम सभी क्षेत्रों में इन सारी चीजों को बराबरी से लेके चले। इसलिए मध्य प्रदेश के किसान भाई बहनों को, मध्य प्रदेश के मंडियों के व्यापारियों को, सबको निर्भीक होकर के अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय में और बढ़ाएं, ये हमारी शुभकामना है। अभी तो आप केवल बड़ी फसल गेहूं, सोयाबीन, पक्की फसल करते हैं। हमारा तो प्रयास है आप फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से सब्जी, भाजी, फल, फूल सभी प्रकार के उत्पादन में भी साथ आए, ताकि हमारे जब टमाटर ज्यादा हो जाए तो फेंकने की जरूरत नहीं है, उनकी भी प्रोसेसिंग करके किसानों की उस फसल का दाम भी देना है और व्यापार का अपना व्यापारी कायदा भी रहे। ऐसे कई काम करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन आज तो वास्तव में आनंद आ गया, जहां से मैं देखता हूं ये तिलकेश्वर महादेव तिल तिल कर करके इस मृत्यु लोक में कलयुग को मात देते हुए धर्म की स्थापना के लिए मंदिर बना था। उस तिलकेश्वर महादेव में आज गौशालाओं में गौ माता क्या अपने आनंद के साथ
एक साथ छोड़ने का जो सुख देखते हैं। और यहाँ की गौशाला के संचालकों को मन्ना सरकार सहित सबको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। देखो, अपने देवस्थान पर भी हमने देवता की तो पूजा करी, लेकिन गौ माता की पूजा का स्थान भी ढूंढ लिया। जगह थोड़ी सी है, कोई चिंता मत करो, और अच्छी जगह ढूंढो, बड़ी जगह और गौशाला बनाएंगे। आप अपनी सारी व्यवस्था सरकार के माध्यम से कराएंगे। मुन्ना सरकार अपनी इन व्यवस्थाओं में हमने एक योजना बनाई कि एक 5,000 से बड़ी गौशालाएं जो चलाएंगे, उनके लिए भी प्रति गौमाता 40 रुपया और 125 एकड़ जमीन तक भी हम निःशुल्क देंगे, ताकि बड़ी गौशाला भी बहुत आराम से चले। और गौशालाओं के माध्यम से दूध उत्पादन भी करो, गोमूत्र भी, और गोमूत्र के बहुत सारे अर्क से लेकर बहुत सारी चीजें बनती है। गोवर्धन भी बहुत सारे प्रकार से काम आता है। और आजकल तो ये प्राकृतिक उत्पादों के साथ साथ बिजली से लेकर ऊर्जा उत्पादन में भी बहुत सारी भूमिका रहती है। खेती किसानी के खाद भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अपनी ओर से केवल एक बार फिर गोवर्धन पूजा के अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। अभी फूड पार्क नहीं है अपने मालवा में, तो भविष्य में हमारे संभाग केंद्रों पे फूड पार्क बनाएंगे। फूड पार्क के माध्यम से सभी प्रकार की हमारी फसलों के उत्पादन के माध्यम से व्यापारी कर सके, किसान अपनी उपज को बेच सके, और प्रॉपर तरीके से बाजार एक दूसरे से बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वदेशी की भावनाओं का हम अपना प्रकटीकरण करते हुए, स्वदेशी के भाव को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। जब मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत तो अपने आप बनी जाएगा। तो ये लगभग 2 महीने हम लगातार उद्योग और रोजगार वर्ष का ये समापन जब करने जाएंगे, तो अगला वर्ष हम खेती किसानी के लिए कृषि वर्ष घोषित करने वाले हैं। ऐसे में उद्योग और व्यापार व्यवसाय के लिए, कृषि और कृषि से जुड़े व्यापारियों के लिए भी बड़ी गोष्ठी करने वाले हैं, ताकि आप भोपाल में आइए, हमारे सबके साथ चर्चा करिए, मंडियों को जीवंत करिए। मंडी के माध्यम से किसान की और व्यापारियों के बीच में ये ताकत और कैसे मजबूत हो, उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करेंगे, और हम और आप सब मिलकर के मध्य प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार मैं फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मेरे साथ सब बोले प्रेम से, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। यहाँ वाल्मीकि धाम भी है, तो वाल्मीकि धाम की, नर्मदे छिपरे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर दिवाली का पर्व मनाया। उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन अर्चन कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हुए और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। शाहजहांपुर जिले के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के बता दें कि रेस्क्यू टीम ने सोमवार को वन विभाग के साथ मिलकर अनोखा अभियान शुरू किया। यह जिले का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें हेलीकॉप्टर और विदेशी विशेषज्ञ टीम दोनों शामिल हैं। दरअसल खेतों में बढ़ती हिरण और नीलगाय की आबादी से परेशान किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह विशेष अभियान चलाया है। साउथ अफ्रीका से आई 15 सदस्यीय टीम बीते 6 दिनों से यहाँ पे है और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ डेरा डाले हुए थे। टीम ने इलाके का सर्वे पूरा करने के बाद 20 अक्टूबर से बता दें कि बोमा पद्धति से रेस्क्यू शुरू किया है। इस अनोखे अभियान में हेलीकॉप्टर से ऊपर से बता दें कि झुंडों की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। हिरण और नील गायों को सुरक्षित दिशा में भगाकर टीम द्वारा बनाए गए विशेष पिंजरों में लाया जा रहा है। वहां से वन विभाग और विदेशी विशेषज्ञों की देखरेख में उन्हें मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को बता दें कि ऑपरेशन नाम दिया गया है और सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस बल और वन विभाग की संयुक्त टीम तैनात है। लगभग 45 के आसपास यहाँ से हिरण का रेस्क्यू हुआ है इमलीखेड़ा से, और हमारी वन विभाग की टीम और दक्षिण अफ्रीका से टीम जो आई थी वो भी लगातार 14 तारीख के बाद से 15 तारीख से यहाँ पे फील्ड में थी। और आज जो है लगभग 45 से ऊपर हिरण का यहाँ से रेस्क्यू हुआ है और सफलता मिल चुकी है। पहला प्रयास था, इसलिए पहले प्रयास में इतने हिरण पकड़ लिए गए हैं, और जो स्थान चयनित हैं कालापल विधानसभा और शाजापुर जिले में, उन सभी स्थानों पर टीम जाएगी। और हमें लगता है कि अब
पहला प्रयास में, क्योंकि वास्तव में धरातल पे क्या स्थिति होती है टीम को ये समझने की भी आवश्यकता थी, तो आज उन्होंने समझ के और 2 ग्रुप में जो है हिरन को पकड़ा है और आगे अब उन्होंने बोला है कि अब हम पूरा फील्ड को समझ चुके हैं और आगे जितने भी जगह पे स्थान पे कार्य वो होगा रेस्क्यू, वहां पर उनको सफलता मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है टीम ने। सब आज छठा दिन है और कितने दिन यहाँ पूरा 4-5 स्थान पर यहाँ रेस्क्यू अभियान चलेगा? अब क्योंकि पहली बार था इसलिए 4-5 दिन लग गए, लेकिन अब दूसरी जगह जहाँ पे भी स्थान पे जाएंगे वहाँ पे इतना समय लगने वाला नहीं है और 100% जो है रेस्क्यू में सफलता उनको मिलने वाली है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के रूप बता दें कि चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान को बता दें कि गर्म जल से स्नान कराकर उपटन लगाया और रूप चतुर्दशी से शुरू हुआ यह पारंपरिक स्नान क्रम बता दें कि फागुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन तक चलेगा। सुबह तड़के हुई भस्म आरती में भगवान महाकाल को माता लक्ष्मी के स्वरूप में अलंकृत किया गया। मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान को भांग, चंदन और आभूषणों से सजाया गया। भस्म आरती के दौरान केसर चंदन का उपटन लगाने के बाद गर्म जल से स्नान कराया गया। इसके उपरांत भगवान को नए वस्त्र पहनाए गए और सोने चांदी के आभूषणों से राशि श्रृंगार किया गया। पूजा के बाद अन्नकूट का भोग लगाकर एक फुलझड़ी से आरती कर दिवाली का उत्सव मनाया। बुरहानपुर जिले के ग्राम सिरपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मुख्य बाजार स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि कुछ ही मिनटों में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदारों का कहना है कि दिवाली सीजन को देखते हुए उसने कर्ज लेकर नया माल भरा था ताकि त्योहार में कुछ कमाई कर सके। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। आसपास के लोगों का कहना है कि यदि थोड़ी देर और होती तो आग अन्य दुकानों तक फैल सकती थी। यह हादसा दिवाली के मौके पर खुशियों के बीच गम की चिंगारी बन गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है। श्योपुर में त्योहारी सीजन में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा शहर के मुख्य बाजार पहुंचे। कलेक्टर दंपति ने यहां स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीपक, भारत में बनी फैंसी झालर और रंगोली के रंगों की खरीदारी कर आम जन को एक सशक्त संदेश दिया। इस मौके पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्थानीय कारीगरों की कला का सम्मान करते हुए उनकी अनोखी कृतियों की सराहना की और मिट्टी से बनी गुल्लक भी खरीदी। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और नागरिकों के साथ आत्मीय बातचीत की और सेल्फी भी ली। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आमजन को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी मिलकर खुशियों भरी और स्वदेशी उत्पादों से रोशनी वाली दिवाली मनाएं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।